निदान, कौन से दर्द का इलाज ढूंढ रहे थे वो। आने वाला कल हमें 1000 बार रुला सकता है, सैकड़ों बार शर्म से झुका सकता है और न जाने कितनी बार यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कल हमने जो फैसला लिया था वह नहीं होना चाहिए था जो हुआ था। आप क्या सोचने लगे डॉक्टर सुधाकर? भीतर चलिए ना, चाय का समय समाप्त हो गया। मैं सेमिनार में भाग लेने मुंबई आया हूँ। आया तो था अपना कल अपना आज संवारने, अपने पेशे में सुधार करने, कुछ समझने, कुछ जानने के लिए। अब ऐसा लगने लगा है कि जिसे पहले नहीं जानता था और शायद भविष्य में भी ना जान पाऊं, उसमें जानने समझने के लिए बहुत कुछ है। अपने ही समाज में जड़ पकड़े हुए विकृतियां क्यों पनपकर विशालकाय समस्या बन गईं और क्यों हम उन्हें काटकर फेंक नहीं पाते? क्यों हमें इतनी सी हिम्मत नहीं है कि सही कदम उठा सके? कुछ अनुचित जो हमारी जीवन गति में रुकावट डालता है, उसे हम क्यों अपने जीवन से निकाल नहीं पाते? मेरा आज क्या हो सकता था उसका अंदाजा आज हो रहा है मुझे। मैंने क्या खो दिया उसका पता आज चला मुझे जब उसे देखा। आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं और बहुत साफ भी। मैं चश्मा लगाती हूँ पर आज लेंस लगाए हैं। एक पल को चौंका था मैं। आपके पापा से मेरे पापा ने बात की थी कि मैं चश्मा लगाती हूँ, आपको पता है ना? हाँ, पापा ने बताया था। याद आया था मुझे। मुस्कुरा दी थी वह, मानो चैन की सांस आई हो उसे। अच्छी लगी थी वह मुझे। महीने भर हमारी सगाई की बात चली थी। तस्वीरों का आदान प्रदान हो चुका था जिस कारण वह अपनी अपनी सी भी लगने लगी थी। डॉक्टरी के पेशे में एक चीज बहुत जरूरी है और वह है हमारी अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेही। ऐसे ही तो मानसिकता पसंद थी मुझे। सोच रहा था कि जीवन साथी के रूप में मेरे ही पेशे की कोई मेधावी डॉक्टर साथ हो तो मैं जीवन में तरक्की कर सकता हूँ। एक दिन मेरे पिताजी ने अखबार में इस शादी का विज्ञापन देखा तो झट से फोन कर दिया था। दूरी बहुत थी हमारे और उसके शहर में। हम कानपुर के थे और वह जम्मू की। पिताजी ने फोन करने के बाद मुझे बताया था कि उन्होंने अपना फोन नंबर दे दिया है। शाम को लड़की के पापा आएंगे तो अपना पता देंगे, ऐसा उत्तर उसकी माँ ने दिया था। बात चल पड़ी थी। बस आड़ी थी तो जाति की सभ्यता और दहेज को लेकर हमारी खुल्लम खुल्ला बातें। महीने भर में हमारे बीच कई बार विचारों का आदान प्रदान हुआ था। मेरे पिता ने पूरा आश्वासन दिया था कि दहेज की बात ना होगी और उसके बाद ही वे हमारे शहर आने को मान गए थे। बहुत अच्छा लगा था हमें उसका परिवार। उनको देखते ही लगा था मुझे कि बस ऐसा ही परिवार चाहिए था। बड़े ही सौम्य सभ्य इंसान, हमसे कहीं ज्यादा अच्छा जीवन स्तर होगा उनका। यह उन्हें देखते ही हम समझ गए थे। आज 7 साल बाद वही सेमिनार में वही लड़की भाषण दे रही थी। एक अच्छा होम्योपैथ सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो, यह उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं है वह अपने पेशे की उस ऊंचाई को कभी नहीं छू सकता जिस ऊंचाई को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन ने छुआ था। एक सफल डॉक्टर को उसके बैंक बैलेंस से कभी नहीं नापा जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा किसी बनिए का पेशा कभी नहीं हो सकता। ऐसा लगा उसने मुझे ही लक्ष्य किया हो। आज सुबह से परेशान हूं मैं, तब से जब से उसे देखा है। नजर उठाकर मैं सामने नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि उसकी नजर मुझ पर ही टिकी है। मैं अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं रह पाया और ना ही अपनी अंतरात्मा के प्रति। मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। क्या सोचा था क्या बन गया हूँ। 7-8 साल पहले मन में कैसी लगन थी, सोचा था एक सफल होम्योपैथ बन पाऊंगा। उसके शब्द बार बार कानों में बज रहे हैं। क्या करूं मैं? इंसान को जीवन में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि वह अपनी भूल का सुधार कर पाए। मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। मैं बाहर चला आया। मेरी पत्नी का फोन है।
पूछ रही है जो सामान उसने मंगवाया था मैंने उसे खरीद लिया कि नहीं। एक ऐसी औरत मेरे गले में बंध चुकी है जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया और जिसे मेरा पेशा कभी समझ में नहीं आया। वास्तव में आज मैं केवल बनिया हूँ, एक डॉक्टर नहीं। कैसे डॉक्टर हो तुम? डॉक्टरों की बीवियां तो सोना चांदी के गहनों से लदी रहती हैं। मेरे पिता ने 10 लाख इसलिए नहीं खर्च किए थे कि जरा जरा सी चीज के लिए भी तरसती रहूं। कभी कभार वह प्यार भरी झिड़की देकर कहती, सच है यह। उसके पिता ने 10 लाख रुपए मेरे पिता की हथेली में रखकर एक तरह से मुझे खरीद लिया था। यह भी सच है कि मैंने भी नानुकुर नहीं की थी, क्योंकि हमारी बिरादरी का यह चलन ही है जिसे पढ़ा लिखा या अनपढ़ हर युवक जाने अनजाने कब स्वीकार कर लेता है पता नहीं चलता। हमारे घरों की लड़कियां बचपन से लेन देन की यह भाषा सुनती बोलती जवान होती हैं, जिस वजह से उनके संस्कार वैसे ही ढल जाते हैं। हमारी बिरादरी में भावनाएं और दिल नहीं मिलाए जाते, जेब और औकात मिलाई जाती है। जेब और औकात मिलाते मिलाते कब हम अपनी राह से हटकर किसी की भावनाओं को कुचल गए थे हमें पता ही नहीं चला था। मुझे याद है जब उसके माता पिता 7 साल पहले उसे साथ लेकर आए थे। मेरे पिता ने पूछा था, आप शादी में कितना खर्च करना चाहते हैं? यह हमारा आखिरी सवाल है, आप बताइए, ताकि हम आपको बताएं कि 5 लाख रुपए कहाँ कहाँ और कैसे खर्च करने हैं। सब कुछ तय हो गया था, पर पिताजी द्वारा पूछे गए इस अंतिम प्रश्न ने उस रिश्ते को ही अंतिम रूप दे दिया जो अभी नया नया अंकुरित हो रहा था। आपने अपनी बेटी को क्या क्या देने के बारे में सोच रखा है? मेरी मौसी ने भी हाथ नचाकर पूछा था। भौचक के रह गए थे उसके माता पिता। एक कड़वी सी हंसी चली आई थी उनके होठों पर। कुछ देर हमारे चेहरों को देखते रहे थे वे दोनों। हैरान थे शायद कि मेरे पिता अपने कहे शब्दों पर टिके नहीं रह पाए थे। सब्र का बांध मेरे पिता टूट जाने से रोक नहीं पाए थे। आखिर बेटी पैदा होती है तो माँ बाप सोचना शुरू करते हैं। आपने क्या सोचा है? पुनः पूछा था मेरी मौसी ने। हम अपने लड़कों का सौदा नहीं करते और ना यह बता सकते हैं कि बेटी को क्या क्या देंगे। यह तो हमारा प्यार है जिसे हम सारी उम्र बेटी पर लुटाएंगे। अपने प्यार का खुलासा हम आपके सामने कैसे करें? बहुएं भी तब आपके घरों में ही जलाकर मारी जाती हैं। ना आप लोग खुलकर मांगते हैं, ना ही आपके मन की मंशा सामने आती है। हमारी बिरादरी में तो सब बातें पहले ही खोल ली जाती हैं। बेटी के बाप की हिम्मत होगी तो माथा जोड़े, नहीं तो रास्ता नापे। मौसी ने फिर अपना अक्खड़पन दर्शाया था। आवाक रह गए थे उसके माता पिता। मेरे पिता कोशिश कर रहे थे सब संभालने की। किसी तरह खिसियाकर बोले थे, बहन जी ने फोन पर बताया था ना, 5 लाख तक आप खर्च। अपनी इच्छा से हम 50 लाख भी खर्च कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, आपकी मांग पर एक पैसा भी नहीं। शीशे सा टूट गया था वह रिश्ता जिसके पूरा होने पर मैं क्या क्या करूंगा सब सोच रखा था। मेरे क्लिनिक में उसकी कुर्सी कहाँ होगी और मेरी कहाँ, कुछ नहीं कर पाया था मैं। पिता के आगे जबान खोल ही ना पाया था। शायद यह हमारी कल्पना से भी परे था कि वे लोग इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद इनकार भी कर सकते हैं। हमारा व्यवहार इतना अशोभनीय था कि कम से कम उसका क्षोभ मुझे सदा रहा। अपनी मुंहफट मौसी का व्यवहार भी सालता रहा था मुझे। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा बोलने की? उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले थे, आपका एक ही बेटा है, अच्छा होगा कि आप अपनी बिरादरी में ही कहीं कोई योग्य रिश्ता देखें। मुझे नहीं लगता हमारी बच्ची आपके साथ निभा पाएगी। देखिए साहब, हम शुरू से ही आपसे कह रहे थे कि आपके और हमारे रिवाजों में जमीन आसमान का अंतर है। तब आपने कहा था आपको डॉक्टर बहू चाहिए, और अब हम देख रहे हैं कि आपकी नज़र हमारी बेटी पर कम, हमारी जेब पर ज़्यादा है। हमारी बिरादरी में लड़के वाला मुंह फाड़ कर मांगता नहीं है। लड़की वाला अपनी यथाशक्ति सदा ज़्यादा ही करने का प्रयास करता है, क्योंकि अपनी बच्ची के लिए कोई भी कमी नहीं करना चाहता। शर्म का एक पर्दा हमेशा लड़के वाले और लड़की वालों में रहता है। यह भी सच है, बहुएं जलकर मर जाती हैं। उनमें भी दहेज के मसले इतने ज़्यादा नहीं होते जितने दिखाने का आजकल फैशन हो गया है। मुझे आज भी अपनी माँ का चेहरा याद है जो इस तरह
मना करने पर उतर गया था। हालात इतने सीधे साधे चल रहे थे कि अचानक पलट जाने की किसी को आशंका ना थी। मुझे कोई मजबूरी तो है नहीं जो अपनी बच्ची इतनी दूर ब्याह कर सदा के लिए सूली पर चढ़ जाऊं। अच्छे लोगों की तलाश में हम इतनी दूर आए थे, वह भी बार बार आप लोगों के बुलाने पर। वरना ऐसा भी नहीं है कि हमारी बिरादरी में लड़के नहीं हैं। क्षमा कीजिएगा हमें। लाख हाथ पैर जोड़े थे तब मेरे पिता ने कितना आश्वासन दिया था कि हम कभी दहेज के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात निकल गई थी हाथ से। आज मैं जब सेमिनार में चला आया हूँ तो कुछ सीखा कब? पूरा समय अपना ही कल और आज बाँचता रहा हूँ। 3 दिन में न जाने कितनी बार मेरा उससे आमना सामना हुआ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। तीसरा दिन आखिरी दिन था। उसने मुझे फोन किया, कहा समय हो तो साथ बैठकर एक प्याला चाय पी लें। उसके सामने बैठा तो ऐसा लगा जैसे 7-8 साल पीछे लौट गया हूँ, जब पहली बार मिलने पर अपने पेशे के बारे में क्या क्या बातें की थी हमने। कैसे हैं आप डॉक्टर सुधाकर? आत्मविश्वास उसका आज भी वैसा ही है जिससे मैं प्रभावित हुए बिना रह ना पाया था। आप मुझसे बात करना चाहते हैं ना? उसके इस प्रश्न पर मैं अवाक रह गया। मुझे तो याद नहीं मैंने कोई एक भी प्रयास ऐसा किया, कर ही नहीं पाया था ना। एक अच्छा डॉक्टर वह होता है जो सामने वाले के हाव भाव देखकर ही उसकी दवा क्या होगी उसका पता लगा ले। नजर भी तेज होनी चाहिए। चुप रहा मैं, क्या पूछता। आप बिना वजह अपने आप को कसूरवार क्यों मान रहे हैं डॉक्टर सुधाकर? उसने कहा, नियम यह है कि बिना जरूरत इंसान को दवा ना दी जाए। एक स्वस्थ प्राणी अगर दवा खा लेगा तो उसी दवा का मरीज हो जाएगा। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। चश्मे से पार उसकी आंखों में आज भी वही पारदर्शिता है। पुरानी बातें भूल जाइए, हम अच्छे दोस्त बनकर बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप एक बेहद अच्छे इंसान हैं। क्या सोच रहे हैं आप? प्रैक्टिस कैसी है आपकी? आपकी पत्नी भी? कुछ भी अच्छा नहीं है मेरा। बड़ी हिम्मत की मैंने इतनी सी बात स्वीकार करने में। इसके बाद जो झिझक खुली तो शुरू से अंत तक सब कह सुनाया उसे। मैं हर पल घुटता रहा हूँ। ऐसा लगता है चारों तरफ बस अंधेरा ही है। आपकी प्रकृति ही ऐसी है। आप जिस इंसान की ओर से सबसे ज्यादा लापरवाह हैं वह आप खुद हैं। आप अपने परिवार को दुखी नहीं कर सकते, सबको सम्मान देना चाहते हैं लेकिन अपने आप को सम्मान नहीं देते। 8 साल पहले भी आपके जूते जगह जगह से उधड़े थे और आज भी अपने कपड़ों का ख्याल आपको तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। क्या आप केवल पैसे कमाने की मशीन भर हैं? पहले माँ बाप के लिए हुंडी और अब परिवार के लिए। क्या आपके लिए कोई नहीं सोचता? अपनी इच्छा का सम्मान कीजिए डॉक्टर सुधाकर। दबी इच्छाएं ही आपका दम हर पल घोटती रहती हैं। इतने साल पहले आप पिता या मौसी के सामने सही निर्णय ना कर पाए, उसका भी यही अर्थ निकलता है कि आपके जीवन में आपसे ज्यादा दखल आपके रिश्तेदारों का है। आप अपने लिए नहीं जी पाते, इसलिए घुटते हैं। अपने घर वालों को अपने मूल्य का एहसास कराएं। यह एक शाश्वत सत्य है कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मुझ में काटो तो खून नहीं। क्या सचमुच मेरे जूते फटे हैं? क्या 8 साल पहले जब हम मिले थे तब भी मेरा व्यक्तित्व साफ सुथरा नहीं था? आपके अंदर एक अच्छा इंसान तब भी था और आज भी है। जो नहीं हो पाया उसे लेकर आप दुखी मत रहिए। भविष्य में क्या सुधार हो सकता है इस पर विचार कीजिए। पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसी में सुख खोजने का प्रयास कीजिए। दोनों बेटों को अच्छा इंसान बनाइए, उनमें भी माँ के ही संस्कार हैं। कोशिश तो कीजिए। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, मर्ज का इलाज तो अंतिम सांस तक करना चाहिए ना। मर्ज वहाँ नहीं, मर्ज कहीं और है। मर्ज हमारे रिवाजों में है, बिरादरी में है। मैंने कहा ना कि जो नहीं हो पाया उसका अफसोस मत कीजिए। वह सब दोबारा ना हो इसके लिए अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए, जिसकी कोशिश आपके पिता चाह कर भी ना कर पाए थे। आपको मेरे पिता भी याद हैं? हैरान रह गया मैं। मुझे याद है, मेरे पिता ने तो इनसे बात भी कोई ज्यादा नहीं की थी। हाँ, मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। वह बेचारे भी अंत तक डॉक्टर बहू की
चाह और बिरादरी को जवाबदेही कैसे देंगे, इन्हीं दो पार्टों में पिसते नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं होता तो वह मेरे पापा से क्षमा नहीं मांगते, वह भी बिरादरी की जंजीरों को तोड़ नहीं पाए थे। आप सब समझ गई थी तो अपने पिता को मनाया क्यों नहीं था? हंस पड़ी थी वह। उसके सफेद मोतियों से दांत चमक उठे थे। जो इंसान अपने अधिकार की रक्षा आज तक नहीं कर पाया, वह मेरे मान सम्मान का क्या मान रख पाता? शक हो गया था मुझे। आप मेरे लिए योग्यवर नहीं थे। रुपया पैसा आज भी मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता। मैं भी आपके योग्य नहीं थी। अलग अलग शैलियों के लोग एक साथ खुश नहीं न रह सकते थे। भावनाओं को महत्व देने वालों का बैंक बैलेंस इतना नहीं होता जितना शायद आपको अच्छा लगता। बेमेल नाता निभ न पाता, बस इसलिए। 8 साल पहले का वह सारा प्रकरण किसी कथा की तरह मेरे सामने था। संयोग में शायद ऐसा ही था। मैंने कहा ना, आप दोषी तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है। बस जरा सा अपना ख्याल रखिए, अपने मन की कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर विजयकर के सेमिनार में मैं कितने प्रश्न लेकर आया था, कितने ही मरीजों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन क्या पता था कि सबसे बड़ा बीमार तो मैं खुद हूँ, जो कभी अपने अधिकार, अपनी इच्छा का सम्मान नहीं कर पाया। तभी मौसी की आवाज काट देता, पिता की इच्छा को नकार देता तो बनती बात कभी बिगड़ती नहीं। आज अनपढ़ अक्खड़ पत्नी के साथ निभानी ना पड़ती। पता नहीं कब वह उठकर चली गई। सहसा होश आया कि मैंने उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कैसा परिवार है उसका, उसके पति कैसे हैं, पर गले का मंगलसूत्र, कीमती घड़ी और कानों में दमकते हीरे उसे मुझसे 21 ही दर्शाते हैं। आत्मविश्वास और दमकती सूरत बताती है कि वह बहुत सुखी है, बहुत खुश है। एक अच्छे इंसान की खोज में वह अपने माता पिता के साथ इतनी दूर आई थी ना। मैं ही पत्थर निकला तो वह भी क्या करती। कितना सब हाथ से निकल गया ना। उठ पड़ा मैं। मन भारी भी था और हल्का भी। भारी यह सोचकर कि मैंने क्या खो दिया, और हल्का यह सोचकर कि अभी भी पूरा जीवन सामने पड़ा है। अपने बेटों का जीवन संवार कर शायद अपनी पीड़ा का निदान कर पाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनोरंजन से भरी ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।